दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते समय हम सेल एग्रीमेंट बनाते हैं और सेल एग्रीमेंट बनाते समय हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी चूक हो जाती है कि हमको सालों साल पछताना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय एक सेल एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें उस प्रॉपर्टी से संबंधित तमाम कंडीशंस लिखी जाती हैं, जिसको कि सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल या बेचाननामा बोला जाता है। और एग्रीमेंट बनाते समय अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, कुछ चूक हो जाए, तो उसका हर्जाना हमें कोर्ट में जाने के स्वरूप भुगतना पड़ता है और कोर्ट में केस कई सालों तक चल सकता है। हमें कई सालों तक परेशान होना पड़ सकता है। हमने अगर प्रॉपर्टी को बेचा है तो हमारा पैसा अटक सकता है, और अगर हमने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है और सेल एग्रीमेंट बनाया है तो भी हम काफी सालों तक उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। अब जनरली जो सेल एग्रीमेंट में बातें लिखी जाती है वो ये होती है कि फला व्यक्ति खरीदार है, फला व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को बेचा है, इस प्रॉपर्टी का ये नाप है, इस जगह स्थित है, इसके पड़ोस ये हैं और इसके सामने रोड इतने फीट है, इतने पैसे में इस प्रॉपर्टी का सौदा हुआ है और इतना पैसा इतने दिन के बाद देकर इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। तो ये आम कॉमन बातें हैं जो उस सेल एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं, और ये तमाम बातें किसी भी तरह के स्टाम्प पेपर को लेकर उस पर लिख दी जाती हैं। दो गवाहों के साइन हो जाते हैं, खरीदने और बेचने वाले साइन कर देते हैं, और इस प्रकार से वो ये समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट निष्पादित हो गया और वो उसको एकदम सही जानकर बैठ जाते हैं। तो ये कॉमन बातें हैं जो किसी भी सेल एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आज वो गहरी बातें बताऊंगा, वो गहराई की बातें बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रॉपर्टी के सौदे में आपसे कोई चूक नहीं होगी, किसी भी प्रॉपर्टी की आपकी डील खटाई में नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो आपको पैसा मिल जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सही सलामत से आपकी डील संपन्न हो जाएगी। तो इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सबसे पहली जो गहरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब भी आप अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको अपना नाम प्रॉपर तरीके से लिखना है। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची है, किसी व्यक्ति के नाम एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, खरीदने वाले व्यक्ति का भी नाम आपको प्रॉपर रूप से लिखना चाहिए। स्पेलिंग को अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए और स्पेलिंग को प्रॉपर तरीके से आपको उसमें लिखना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी को बेचने वाले एक से अधिक हैं तो उन सभी के नाम बेचने वाले के तौर पर उसमें लिखने चाहिए, और अगर प्रॉपर्टी को खरीदने वाले भी एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो उन सभी व्यक्तियों के नाम भी आपको प्रॉपर तरीके से सभी के नाम बारी बारी से लिखने चाहिए। और बेचने वाले एक या दो हैं तो उनके नाम आपको आधार कार्ड से मैच कर लेने चाहिए। जिस तरह से आधार कार्ड में स्पेलिंग लिखी हुई है उसी तरह से लिखनी चाहिए। आधार कार्ड के नंबर डाल देने चाहिए, पैन कार्ड के नंबर भी उसमें डाल देने चाहिए। और खरीदने वाले एक से ज्यादा हैं तो उन तमाम व्यक्तियों के भी आधार कार्ड से नाम को मैच करवा लेना चाहिए, और पैन कार्ड से भी उसको मैच करवा कर सभी के नाम उस एग्रीमेंट में दर्ज करने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी बात आपको ध्यान रखने लायक है वो ये है कि जब साइन करने की बारी आए तो बेचने वाले को अगर एग्रीमेंट टू सेल जो आपने टाइप करवाया है वो अगर 2 पेपर का है या 3 पेपर का है तो आपको स्टाम्प पर साइन करने के अलावा बाकी के पेज पर भी साइन और अंगूठे का निशान लगाना है, और खरीदने वाले के भी बराबर बराबर हर पेपर पे साइन करवाने हैं। इसके अलावा अगर आपको गवाहों के साइन करवाने हैं तो उनके सिर्फ लास्ट पेज पर साइन होंगे और अंगूठे का निशान लगेगा और उनके आधार नंबर भी दर्ज होंगे। इसमें सेल टू एग्रीमेंट में आपको 2 गवाहों के साइन करवाने होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक गवाह बेचने वाले की तरफ से हो और दूसरा गवाह खरीदने वाले की तरफ से हो। ऐसा नहीं हो कि किसी भी चलते फिरते को आप गवाह बना दें। आपका जानने वाला होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एक गवाह आपका होना चाहिए, और अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो भी एक गवाह आपके पक्ष का होना चाहिए, दूसरा गवाह सामने वाली पार्टी का हो सकता है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दोस्तों, तीसरी गलती वो है जो आमतौर से प्रॉपर्टी बेचने वाला और खरीदने वाला मजाक समझ लेते हैं, उस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। डीड राइटर ने अपने परफॉर्मे में आपके एग्रीमेंट को टाइप करके आपको दे दिया और आपको बोला जाता है कि सिग्नेचर कर दो, और आप बिना पढ़े उस पर सिग्नेचर कर देते हैं और बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। ये
ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको उस फॉर्मेट में लिखी गई तमाम बातों को अच्छे तरीके से बारीकी से पहले पढ़ लेना चाहिए। तमाम सारी चीजों को पढ़ने के बाद संतुष्टि होने पर ही आपको सिग्नेचर करने चाहिए। कई चीजें उस परफॉर्मे में ऐसी लिखी होती हैं जो कि सेल एग्रीमेंट में जरूरी नहीं होती, लेकिन एक सिस्टम और ढर्रा चला आ रहा है और वो अनावश्यक बातें उस एग्रीमेंट में लिखी गई होती हैं और उनका कोई औचित्य नहीं होता है और आप उस पर बिना पढ़े साइन कर देते हैं, जो कि आपके काम की कोई बात भी उसमें नहीं लिखी गई है। कई बार प्रॉपर्टी बेचने वाला उस एग्रीमेंट पे ये लिखकर बहुत बड़ी गलती करता है कि इस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का बैंक लोन नहीं है, क्योंकि परफॉर्मे में ये बात फिक्स रूप से लिखी गई होती है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी पर बैंक लोन चल रहा है और आप ये लिख देते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई भी बैंक लोन नहीं चल रहा है, आप उस परफॉर्मे को पूरा क्लियर तरीके से पढ़ते ही नहीं है, तो आपसे ये बहुत बड़ी चूक हो जाती है और एक गलत बयानी पे आप साइन कर देते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से उस एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उस पर सिग्नेचर करने चाहिए। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार काबिज है, तो उसका हवाला आपको उस एग्रीमेंट में जरूर दे देना चाहिए। आपको उस एग्रीमेंट में ये बात बता देनी चाहिए कि फला प्रॉपर्टी पर किराएदार है और उस किराएदार को मैं इतने दिन में खाली करवाकर इस प्रॉपर्टी का कब्जा आपको सुपुर्द कर दूंगा। इस बात को स्पेशली आपको लिखकर उस पर सिग्नेचर जरूर कर देना चाहिए। एक और बहुत बड़ी गलती प्रॉपर्टी बेचने वाले से हो जाती है और वो गलती ये है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उस प्रॉपर्टी में कोई मेंटेनेंस की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को आप बायर को नहीं बताते हैं या बायर को आप बता देते हैं, उसकी नॉलेज में डाल देते हैं, तो आपको उस बात को उस सेल एग्रीमेंट में जरूर मेंशन कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद होने की कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला या बायर आप पर यह इल्जाम न लगा सके कि आपने इस गलती को, इस कमी को उसको बताया नहीं था। कई बार छोटी मोटी कोई मेंटेनेंस की दिक्कत होती है और आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते और जब बाद में बायर को इस बात का पता चलता है तो वो आप पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा सकता है, आप पर ब्लेम लगा सकता है कि आपने इस बात को उससे छुपाया है और इस गलती की वजह से वो इस प्रॉपर्टी के इतने पैसे काट के देगा या इस प्रॉपर्टी को वो खरीदेगा ही नहीं। इस तरह से तमाम डिस्प्यूट की बातें हो सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये जरूरी है कि जो भी कंडीशंस हों, जो भी प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस की कमी हो, तो उस चीज को आप उजागर करके प्रॉपर्टी खरीदने वाले को स्पष्ट रूप से क्लियर कर दें कि इस प्रॉपर्टी में ये मेंटेनेंस की दिक्कत है और इसको मैं करा के दूंगा या आपको कराना है, इस बात को भी तय कर लें। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखने लायक है और सेल एग्रीमेंट में इस बात का क्लियर करना आपको जरूरी होता है। आप जब सेल एग्रीमेंट करते हैं तो खरीदार बैंक से लोन लेकर फिर उस प्रॉपर्टी का पैसा आपको चुकता बैंक लोन के जरिए करता है। तो कई कंडीशंस में आप उस सेल एग्रीमेंट में ये लिख कर दे देते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले को अगर बैंक लोन नहीं हुआ तो ये सेल एग्रीमेंट निरस्त माना जाएगा और सौदा कैंसिल हो जाएगा। और कई ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें आपने सेल एग्रीमेंट बना दिया, सौदा कर दिया, पेशगी अमाउंट भी ले लिया और आपने किसी अन्य प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार भी कर लिया और आप आश्वस्त हैं कि फला व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी बेची है और उसको बैंक लोन हो जाएगा और वो आपकी प्रॉपर्टी का पैसा आपको चुकता कर देगा। लेकिन कई कंडीशंस में बैंक लोन नहीं होता है, कोई टेक्निकल वजह हो सकती है, उस व्यक्ति का डिफॉल्टर होना हो सकता है या उस व्यक्ति ने कोई अन्यत्र बैंक से लोन लिया था और सिविल खराब होने की वजह से इस बैंक से उस व्यक्ति को लोन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जब उसको बैंक लोन नहीं देता है तो आपकी डील खटाई में पड़ सकती है। आपने अन्यत्र कोई डील की है तो उसमें आपको वादा खिलाफी का आरोप सहना पड़ सकता है, क्योंकि आप भी उस व्यक्ति को पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक धर्म संकट में फंस जाएंगे, एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, सिर्फ एक छोटी सी बात को सेल एग्रीमेंट में डिक्लेयर करके साइन करने की वजह से। तो आपको करना यह चाहिए कि किसी ऐसे बैंक लोन होने की कंडीशंस में एक अन्य कंडीशंस आपको ये भी डाल देनी चाहिए कि फला व्यक्ति को इतने टाइम में बकाया पैसा देना होगा और अगर उसका बैंक लोन नहीं होता है तो भी उसको अन्यत्र सोर्स से उसको पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा जो एडवांस के तौर पर पैसा दिया गया है वो खटाई में पड़ जाएगा। और इस समस्या का सबसे बेस्ट समाधान ये है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी बेचने का इकरार कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले को बैंक में जाकर
अपने लोन को अप्रूव्ड करा लेना चाहिए, यानी कि प्री सैंक्शन बैंक से ले लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति को बैंक लोन हो जाएगा। इस बात की तस्दीक भी आपको कर लेनी चाहिए। अन्यथा उस व्यक्ति से आप अगर वो बैंक लोन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है तो आप सेल एग्रीमेंट पहले साइन न करें और आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि उस व्यक्ति को फला बैंक से लोन मिल जाएगा, तो उसके बाद आप सेल एग्रीमेंट निष्पादित कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व के कई वीडियो में ये बात बताई है कि किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले को बैंक लोन जरूर लेना चाहिए, चाहे थोड़ा ले, अगर जरूरत नहीं है तो भी उसको बैंक लोन लेना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी खराबी है या कोई टेक्निकल दिक्कत है तो वो बैंक के सामने निकल के आ जाएगी और अगर कोई दिक्कत होगी तो बैंक आपको लोन देने से मना कर देगा। तो इस बात को क्लियर करने के लिए कि प्रॉपर्टी के पेपर क्लियर हैं, साफ सुथरे हैं, आपको बैंक लोन जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात और हो सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने में और सेल एग्रीमेंट निष्पादित करने में, और वो ये है सेल एग्रीमेंट बनाने से लेकर रजिस्ट्री कराने के टाइम पीरियड के बीच में अकस्मात प्रॉपर्टी बेचने वाले की मृत्यु हो जाती है, या ऐसा हो सकता है कि जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको सेल एग्रीमेंट को प्रॉपर लीगल रूप से बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको अपने एक वारिस का, और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको भी अपने एक वारिस का उसमें नाम डिक्लेयर करके ये लिख देना चाहिए कि अकस्मात ऐसी कोई घटना होने पर उस बाकी की डील को हमारा ये वारिस कंप्लीट करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने वाला उस पैसे को प्राप्त कर सकेगा और प्रॉपर्टी खरीदने वाला उस प्रॉपर्टी का कब्जा प्राप्त कर सकेगा। तो उन वारिस के नाम को आपको डिक्लेयर जरूर कर देना चाहिए। इस बात का स्पेशली आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, नेक्स्ट गलती जो हम सेल एग्रीमेंट में करते हैं वो ये है कि कई बार जो प्रॉपर्टी को सेल करता है वो कम पढ़ा लिखा होता है और उस एग्रीमेंट में किस लैंग्वेज में क्या बातें लिखी गई है उसको इस बात का पता नहीं होता, और वो सिर्फ सब लोगों के कहने में आकर, डीड राइटर के कहने में आकर, या जो लॉयर उस एग्रीमेंट को बनवा रहा है उसके कहने में आकर उस सेल एग्रीमेंट पर साइन और अंगूठे का निशान कर देते हैं। लेकिन चूंकि वो अनपढ़ हैं और उसमें क्या लिखा गया है उनको नहीं मालूम होता है और वो सिग्नेचर कर देते हैं, और किसी विवाद होने की कंडीशन में, मामले को कोर्ट में जाने की कंडीशन में अगर कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो वो इस बात से इनकार कर सकते हैं। वो कोर्ट में ये बात कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था मुझे नहीं मालूम, न मैंने इसको पढ़ा था और न मुझे पढ़ना आता है। तो वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले का दावा कमजोर पड़ सकता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार दो प्रॉपर्टी बेचने वाले ज्वाइंट प्रॉपर्टी धारक होते हैं और उनमें से एक पढ़ा लिखा होता है और एक कम पढ़ा लिखा होता है। तो जो पढ़ा लिखा होता है उसको एफिडेविट बनवा लेना चाहिए और उस एफिडेविट में ये क्लियर लिख देना चाहिए कि जो सेकंड कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको इस एग्रीमेंट में लिखी गई तमाम बातें समझा दी गई हैं, पढ़कर सुना दी गई हैं और वो सब इन बातों से सहमत है, और इसकी एक प्रति प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है उसके पास भी रख देनी चाहिए, ताकि किसी वाद विवाद होने की कंडीशंस में प्रॉपर्टी खरीदने वाला इस बात को साबित कर पाए कि एग्रीमेंट करने वाले दोनों व्यक्तियों में से उस एग्रीमेंट की शर्तों को बता दिया गया था और समझा दिया गया था। दोस्तों, अब जो गलती है वो इस सेल एग्रीमेंट का सबसे खतरनाक पहलू है। बहुत बड़ी गलती अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे हो सकती है, और वो जैसा कि आप जानते हैं कि सेल एग्रीमेंट दो तरह से बनते हैं, एक कच्चा एग्रीमेंट बनता है और एक पक्का एग्रीमेंट बनता है। कच्चा एग्रीमेंट ऑफिशियल नहीं होता, उसको कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया जाता और वो सिर्फ आपसी रजामंदी और 2 नंबर के पैसे को खपाने के लिए बनता है। ऐसे एग्रीमेंट में उस प्रॉपर्टी से संबंधित टोटल वैल्यू का अमाउंट लिखा जाता है और कच्चा लेन देन जो भी हुआ है उसको भी लिखा जाता है, और एट ए टाइम रजिस्ट्री उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी कि एक रजामंदी के तहत उस एग्रीमेंट को निष्पादित किया जाता है और ऑफिशियल वो कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया जाता। वहीं पर जो पक्का एग्रीमेंट बनता है वो उस एरिया की डीएलसी रेट या सर्किल रेट के अकॉर्डिंग बनता है और बैंक लोन इत्यादि में भी वो एग्रीमेंट काम आता है। और अगर आप बैंक लोन लेना चाह रहे हैं तो उस एग्रीमेंट को आपको बैंक लोन के लिए बैंक में पेश करना पड़ता है, और ऐसे में आपकी जो भी रजिस्ट्री अमाउंट होता है यानी कि सर्किल रेट होती है उस अमाउंट को उसमें शो किया जाता है, और कुछ अमाउंट को चेक के द्वारा या एनईएफटी आरटीजीएस के द्वारा उसमें एडवांस के तौर पर शो किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के एग्रीमेंट्स बनाने में आपको गलती क्या नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आप जब भी कोई कच्चा एग्रीमेंट बनाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग न कर ले या किसी के मोबाइल में उसकी वीडियो न बन जाए। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मेरा सुझाव तो आपको ये है कि इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट को बनाने से आपको बचना चाहिए,
गैर कानूनी काम करने से आपको बचना चाहिए। जहां तक हो सके आपको लीगल एक्टिविटीज ही करनी चाहिए। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा करना पड़े तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज आप कर रहे हैं वो किसी भी वीडियो के माध्यम से डिस्क्लोज ना हो जाए। तो जहां तक हो सके आपको पक्के की तरह एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए। टोटल अमाउंट उसमें लिख देना चाहिए। अगर बड़ा कैश का लेन देन है तो भी उसको आपको उसमें लिख देना चाहिए। इस बात से आपको डरना नहीं चाहिए। जब आप रजिस्ट्री कराने जाएं या पक्का एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़े उस वक्त आप उस एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। काफी लोग सिर्फ एक पर्ची पर बड़ा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उस पर सिग्नेचर करा के उस पर्ची को रख लेते हैं और अगर अकस्मात दोनों व्यक्तियों के बीच जिन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है या खरीदा है ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर उस पर्ची का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उस पर्ची को लिए लिए घूमते रहना, उस पर्ची से कुछ नहीं होने वाला। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप लीगल तरीके से सेल एग्रीमेंट बनाएं। आप उसमें बड़ा अमाउंट शो कर दें और सारी चीजें उसमें क्लियर रूप से लिख लें और जरूरत पड़ने पर उसको काम में लिया जा सकता है, वरना उसको एट ए टाइम रजिस्ट्री डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी को बेचा है और उन दोनों के बीच सेल एग्रीमेंट निष्पादित हुआ है तो ज्यादातर लोग उसको नोटराइज करवा कर रख लेते हैं और उसी को पर्याप्त मान लेते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आपको जहां तक हो सके सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोटरी वाला वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लिया तो उस एग्रीमेंट का वजन बढ़ जाता है, उस एग्रीमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि उस एग्रीमेंट की शर्तों से कोई पक्ष मुकरना चाहे तो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने की कंडीशन में वो आसानी से मुकर नहीं पाएगा और उसको मुकरने में देर लगेगी। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी बेच देता है और उसका सेल एग्रीमेंट भी करवा देता है और बायर उस प्रॉपर्टी का पूरा पैसा दे देता है, प्रतिफल दे देता है, लेकिन किसी बेईमानी की वजह से सेलर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने में आनाकानी करता है और बेचारा बायर ये सोच सोच कर परेशान होता रहता है कि उसने पैसे भी दे दिए और अब सेलर उसकी रजिस्ट्री भी नहीं करवा रहा है। इसी तरह उल्टी बात ये हो सकती है कि किसी सेलर ने किसी बायर के नाम से सेल एग्रीमेंट निष्पादित कर दिया और एडवांस के तौर पर बायर ने कुछ पैसा दे दिया, लेकिन बाकी का पैसा देने में बायर आनाकानी कर रहा है और सेलर बेचारा परेशान हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आपने सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाया होगा तो जो भी व्यक्ति गलती करेगा वो हार मानेगा, जो व्यक्ति उस एग्रीमेंट में सही होगा वो कानूनी रूप से हावी रहेगा। अब एक बात ध्यान रखने लायक दोस्तों ये है कि कई बार किसी भी प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति 3 जनों 4 जनों को बेच देता है। सब व्यक्तियों से अलग अलग एडवांस के तौर पर पैसा उठा लेता है और सबके नाम से एग्रीमेंट लिख कर दे देता है। स्टाम्प पेपर पर लिखना ही तो है, नोटरी के पास जाकर उसको नोटरी ही तो करवाना है और ये सब वो बड़े धड़ल्ले से कर देता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस बन जाए कि कोई विवाद हो जाए, मुकदमेबाजी हो जाए और अगर आपका एग्रीमेंट नोटरी है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में आप वहां पर हल्का महसूस करेंगे, यानी कि आपके सेल एग्रीमेंट की वैल्यू डाउन रहेगी। वहीं पे अगर आप उस व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी को खरीदने के वक्त उस सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, कोर्ट में सभी व्यक्ति ये दावा करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति से हमने खरीदा था, तो आपका दावा मजबूत रहेगा। जिस व्यक्ति ने सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाया है नोटरी के मुकाबले में उनका दावा हावी रहेगा, मजबूत रहेगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आप इस बात से घबराइए नहीं कि आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इन तमाम दुविधाओं से बचते हुए आप सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाने में रुचि जरूर रखिए ताकि आपको किसी भी भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाव मिल सके और आपको जिस व्यक्ति के नाम से आपने सेल एग्रीमेंट किया है उसी व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री करवानी चाहिए और उसी व्यक्ति के अकाउंट से आपको पैसा अपने अकाउंट्स में लेना चाहिए। ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए कि आप अपनी पत्नी के या बेटे के अकाउंट में उस पैसे को लें। आपके नाम से प्रॉपर्टी है तो आपको पैसा अपने अकाउंट्स में लेना है और अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाला अपने नाम से रजिस्ट्री करा रहा है तो आपको उसके अकाउंट से पैसा लेना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी सेल करने वाले ज्वाइंट रजिस्ट्री धारक हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी की वैल्यू का जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है वो दोनों के हिस्से में बराबर बराबर यानी कि आधा आधा आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रॉपर्टी बेचने वाले 2 हैं और एक ही व्यक्ति उस पैसे को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करा ले। भविष्य में किसी विवाद होने की कंडीशन में
जिस व्यक्ति के खाते में आपने पैसा नहीं दिया है वो व्यक्ति इस बात से मुकर सकता है और वो ये कह सकता है कि उसको उस प्रॉपर्टी का पैसा मिला ही नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बड़े झंझट का कारण हो सकता है। दोस्तों, कई बार सेलर एग्रीमेंट में इस बातों का खुलासा करता है कि ये प्रॉपर्टी पाक साफ है, इस पर किसी भी तरह का बैंक लोन नहीं है, किसी भी तरह का तमाम कंडीशंस वो खरीदने वाले को लिख कर देता है। और बाद में जब खरीदने वाले को इस बात का पता चलता है कि उनमें से कई बातें गलत है या ऐसी बात निकली है जो कि सेलर ने दावा किया था कि वो बातें सही है, तो इन बातों से बचने के लिए बायर को एक स्पेशल क्लॉज सेल एग्रीमेंट में ये डलवा देना चाहिए कि तमाम बातें, जिन बातों को सही होने का आप दावा कर रहे हैं, भविष्य में अगर वो बात गलत निकलती है, चाहे वो रजिस्ट्री होने के बाद भी हो, तो हर्जाने के स्वरूप वो व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है वो आपके प्रति हर्जाने का दावा कर सकेगा। जो बात झूठी निकली है उसके लिए क्लेम कर सकेगा। सबसे खतरनाक बात किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने में आती है वो ये है दोस्तों, इस बात को आपको स्पेशली अपने माइंड में बैठा लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है, आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है और आपने उस प्रॉपर्टी के पेटे सेल एग्रीमेंट में लिखी गई बातों के तहत पूरा पैसा उस प्रॉपर्टी का चुका दिया है और आपने उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाई है और सेलर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने में आनाकानी करता है, तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते हैं जब तक उस प्रॉपर्टी की सेल डीड आपके नाम से न बने। किसी भी सेल एग्रीमेंट की शर्तों के तहत अगर आपने पूरा पैसा भी दे दिया है तो वो एक एग्रीमेंट की शर्तों के अधीन आपका आपसी लेन देन शो होगा, न कि उस प्रॉपर्टी के प्रति आपका टाइटल क्लियर होना होगा। अगर आपने उस प्रॉपर्टी के प्रति पैसा पूरा चुका दिया है तो भी उसका टाइटलधारी या मालिक नहीं बन जाते हैं जब तक कि आपके नाम से वो सेल डीड न हो जाए। यानी कि एग्रीमेंट टू सेल लिख देने के बाद, उसका पूरा पैसा देने के बाद, और अगर आपने उस प्रॉपर्टी का कब्जा भी प्राप्त कर लिया है, इन तमाम कंडीशंस के होने के बाद भी अगर उस प्रॉपर्टी का आपके प्रति सेल डीड नहीं बनाया गया है तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी के मालिक आप तभी कहलाएंगे सेलर बायर के प्रति उसकी रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करा दे, यानी कि सेल डीड बनवा दे, और उसके बाद आप उसका नामांतरण अपने नाम से करवा लें। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी के कंप्लीट मालिक बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सेल एग्रीमेंट में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और किन गलतियों को हमको करने से बचना चाहिए, हमने प्रॉपर्टी बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के पहलुओं से इस पर डिस्कशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है झट से इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारे 22 वर्षों के गहन रियल एस्टेट में अनुभव के आधार पर इस तरह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाते हैं। तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।